Hello students, how are you all? क्लास 12 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग और हम लोग ने रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया और हम लोग ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग ने पढ़ा क्या था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो पार्ट से बना है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और फाइनेंस मीन्स कि फ्रॉम वेयर टू एक्वायर द फाइनेंस एंड वेयर वी शुड इन्वेस्ट इट, और जो हमने रिटर्न जो हमें मिला है अपने पैसे में उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम लोग ने पढ़ा था। और रोल पढ़ा था उसका और ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वो फर्स्ट पार्ट देख लें, वरना आगे के पार्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। और फिर से मैं यही बोलूँगी, सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, और लाइक करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन। हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग को 3 फाइनेंशियल डिसीजंस पढ़ने हैं। फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हम कहाँ मनी को इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग मतलब हम मनी को कहाँ से अरेंज करेंगे, बोरोड फंड से या फिर ओन्ड फंड से। और थर्ड है आपका डिविडेंड डिसीजन कि हम मनी को कितना % डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स और कितना कंपनी अपने पास रखेगी। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाम अपने आप ही आपको बता रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब मनी कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। वो मनी जो हमने डिफरेंट सोर्सेज से एक्वायर किया है, आइदर फ्रॉम ओन फंड और फ्रॉम बोरोड फंड, जो हमने एक्वायर किया है मनी, उसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो देखो, मनी हमेशा उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमें ज़्यादा रिटर्न मिले। So let's start with investment decision. Investment decision means money को कहाँ इन्वेस्ट करें। एक बार जो मनी हमने अरेंज किया है, मनी which we have arranged through owned fund और through borrowed fund। अब हमने बताया था कि owned fund में कौन कौन से फंड आते हैं, जो हम कंपनी, जो ओनर ऑफ द कंपनी खुद अपना पैसा लगा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो ओन फंड में आपका इक्विटी शेयर आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है और रिटेन्ड अर्निंग आता है, जो हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। और बोरोड फंड में क्या आता है, जो मनी हमने किसी और से बोरो किया है। तो हम बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, या फिर हम पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर्स ले सकते हैं। डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लोन। डिबेंचर इज़ लॉन्ग टर्म लोन और पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है। तो जो मनी हमने आइदर थ्रू बोरोड फंड और थ्रू ओन फंड एक्वायर किया है, हम उसे इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। तो मनी हमेशा उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, जहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिले, सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। तो मनी हम क्या कर सकते हैं, फर्म वांट्स टू इन्वेस्ट इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन which bring maximum return। फर्म अपना मनी एप्रोप्रिएट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहती है जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो फर्म के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। फर्म बैंक में इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्ट कर सकती है, या फर्म कोई लैंड परचेज कर सकती है जिससे उसे रेंट मिलेगा। क्या बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे फर्म मनी को इन्वेस्ट कर सकती है। अब जो मनी फर्म ने इन्वेस्ट किया है, तो जितने सारे ऑप्शन हैं उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा, जैसे अगर हमने कहीं पे 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो हमें 100 रुपये से ज़्यादा रिटर्न जहाँ से मिलेगा,
₹90 नहीं होना चाहिए, 99 रुपीज़ भी नहीं होना चाहिए, 100 से अबव होना चाहिए, 110, 120, 200, जहाँ पर भी हमने जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा रिटर्न हमें मिलेगा, उस ऑप्शन में फर्म अपने मनी को इन्वेस्ट करती है। See children, firm can invest its fund in acquiring fixed asset as well as current asset. फर्म क्या कर सकती है कि जो मनी है वो आइदर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर सकती है या फिर करंट एसेट में इन्वेस्ट कर सकती है। अगर फर्म ने अपना मनी करंट एसेट में इन्वेस्ट किया है, अगर वो करंट एसेट में पैसा खर्च कर रही है, तो हम क्या कहेंगे उस डिसीजन को, वर्किंग एसेट या वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अगर फर्म अपना पैसा करंट एसेट में इन्वेस्ट कर रही है तो हम उस डिसीजन को कहेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और अगर फर्म अपना मनी फिक्स्ड एसेट परचेज करने में खर्च कर रही है, इफ़ द फर्म इज़ इन्वेस्टिंग द मनी फॉर इन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो आपका आंसर रहेगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। या आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हम मनी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी मनी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल इन डेप्थ थिंकिंग की ज़रूरत है, डीप थिंकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमें करेक्ट डिसीजन लेना है बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट। वाई, देखो अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं, अगर फर्म कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज कर रही है, मतलब उसको लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। भाई लैंड है या मशीनरी है, ये सब आपके किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, फिक्स्ड एसेट के हैं। तो अगर हमें कोई फर्म को कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करना है, मतलब फर्म को लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना है उसमें, राइट। And once you purchase a fixed asset, it is not very easy to reverse that decision. अगर फर्म ने कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज किया है तो ये इजी नहीं है कि हम उस डिसीजन को रिवर्स कर सकें। इसका क्या मतलब हुआ कि चलिए आप अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए। सपोज आपने 2019 में एक कार खरीदी, आपके फादर ने या आपके फैमिली मेम्बर ने डिसाइड किया और 2019 में एक कार खरीदी, ठीक है। अब 2019 में मार्केट में कोई और कार आ गई जो उससे मच बेटर है, तो आपने क्या डिसाइड किया, फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस कार को सेल कर दें और नई कार खरीद लें। अभी कार को परचेज करे हुए 6 मंथ्स भी नहीं हुए थे और न्यू कार मार्केट में आई, तो आप लोग ने सोचा कि इस कार को सेल करके नई कार खरीद लेते हैं। तो अगर आप वो कार जिस साल आपने खरीदी है 2019, तो आप 2019 के अंदर ही उसको अगर सेल करेंगे तो आप उसको लॉस में सेल करेंगे। आपने 10 लाख की एक कार खरीदी, अगर आप 2019 में आफ्टर 6 मंथ्स उसको सेल करेंगे तो आप लॉस में उसको सेल करेंगे, आपको पूरा 10 लाख तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो तो लेस हो जाएगी। आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट जब फर्म परचेज करती है, मशीनरी परचेज की, और क्या लगा कि नहीं जो इस मशीनरी से जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं हैं और वो मार्केट में इजीली सेल नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये इजी रहेगा फर्म के लिए कि जिस साल मशीनरी खरीदी है उसी साल उस मशीनरी को सेल कर दे और नई मशीन खरीदे? नो, क्योंकि फर्म को लॉस होगा, कंपनी को लॉस होगा, डेप्रिशिएटेड वैल्यू माइनस करके वो मशीनरी अब बिकेगी, ठीक है।
तो जब भी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करना है, जब भी कोई कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है, तो बहुत सही डिसीजन लेना है, इन डेप्थ थिंकिंग के बाद, डीप थिंकिंग के बाद डिसीजन लेना है, क्योंकि कैपिटल एसेट या फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगता है। दूसरा, आप अगर उसी साल उसे सेल करना चाहेंगे तो वो एक गुड डिसीजन नहीं रहेगा, क्योंकि डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेस होके वो आपकी मशीनरी बिकेगी। तीसरा, ये डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। अगर कंपनी कोई मशीनरी परचेज कर रही है तो क्या वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए खरीद रही है? नो, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए खरीद रही है। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए आपको डीप थिंकिंग की क्यों रिक्वायरमेंट है। बिकॉज एक तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लग रहा है, तीसरा अगर आपने एक बार ये डिसीजन लिया और आपने चीज़ फिक्स्ड एसेट परचेज कर लिया तो बहुत एक गुड डिसीजन नहीं रहेगा अगर आप उसे 1 ही साल के अंदर सेल करने की कोशिश करोगे, बिकॉज आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू उसमें से लेस हो जाएगा। आपका वो जो कैपिटल एसेट है, वो फिक्स्ड एसेट जो है वो लॉस में सेल होगा। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन को, जो फैक्टर्स हैं हमारे कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, वो ये 4 फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, इससे क्या समझ रहे हैं कि कोई भी कंपनी है, कोई भी ABC कोई भी कंपनी है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, तो इन्वेस्ट करने से पहले एनालाइज करो, स्टडी करो कि क्या उस प्रोजेक्ट से सफिशिएंट इनफ्लो ऑफ कैश आएगा कि नहीं। कोई भी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है तो इन्वेस्ट करने से पहले एनालाइज करो, देखो कि क्या उस प्रोजेक्ट से सफिशिएंट इनफ्लो ऑफ कैश आ रहा है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है जिसको चलाने के लिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट है और गुड इनफ्लो ऑफ कैश नहीं आ रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना डिफ़िकल्ट होगा। इनफ्लो ऑफ कैश मतलब कितनी अर्निंग आ रही है आपकी, कितना प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी। क्योंकि अगर सफिशिएंट इनफ्लो ऑफ कैश नहीं आएगा तो क्या कंपनी, या क्या अगर आपकी सपोज आपकी कोई फैक्ट्री है जहाँ प्रोडक्शन वर्क होता है, तो अगर अच्छा कैश नहीं आएगा, अच्छा इनफ्लो ऑफ कैश नहीं होगा, तो क्या आप रॉ मटेरियल इजीली परचेज कर पाएंगे? क्या मशीनरी को ठीक से मेंटेन कर पाएंगे? क्या डेली वेजेस पे कर पाएंगे? विल इट बी इजी टू पे हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल? तो सफिशिएंट इनफ्लो ऑफ कैश आना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एनालाइज करो, उसकी पहले इन डेप्थ स्टडी करो कि ये प्रोजेक्ट से हमें सफिशिएंट इनफ्लो ऑफ कैश मिलेगा कि नहीं, कि हम इस प्रोजेक्ट को इजीली रन कर सकें। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हम जिसमें पैसा लगा रहे हैं हमें उसमें कितना रिटर्न मिलेगा। देखो, जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। हमने आपको अभी जब शुरू किया तो बताया कि कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। या कंपनी बैंक में फ़िक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकती है तो उसे अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, या कंपनी लैंड को अपने रेंट पे देगी तो उसे रिटर्न मिलेगा। तो कंपनी के पास बहुत सारे मैनी ऑप्शन कंपनी इज़ हैविंग। तो कंपनी क्या करेगी, जितने भी ऑप्शंस हैं उनके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स और उनके सारे नेगेटिव पॉइंट्स को देखेगी
और जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे, जहाँ से उसे लगेगा कि उसे मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है, उस प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्ट करेगी। सपोज़ एक कंपनी है, उसके सामने 4 प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट ए से उसे 10% रिटर्न मिल रहा है, प्रोजेक्ट बी से 15% रिटर्न मिल रहा है, प्रोजेक्ट सी से उसने देखा कि 8% रिटर्न मिल रहा है और प्रोजेक्ट डी से उसे 20% रिटर्न मिल रहा है। तो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी? ए बी सी में नहीं करेगी, डी में करेगी। क्यों? क्योंकि डी में उसे मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया? नाउ थर्ड वन इज रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व में क्या है? ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न। हम लोग ने क्लास 11th में ये पॉइंट पढ़ा था जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न। जितना ज़्यादा रिस्क होगा रिटर्न उतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर द रिस्क थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि अगर हमें कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करना है तो हमें उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगाना होगा, और अगर हमारा डिसीजन गलत हो गया तो वो एक इट इज़ नॉट ईजी टू रिवर्स दैट डिसीजन। तो देखो, रिस्क 3 तरीके के होते हैं। एक हाई रिस्क होता है, एक मॉडरेट रिस्क होता है और एक लो रिस्क होता है। हाई रिस्क मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के भी चांसेस हैं। लो रिस्क मतलब नियर अबाउट नो रिस्क और आराम से काम चल रहा है लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलता। मॉडरेट रिस्क मीन्स 50% रिस्क, मतलब 50-50 रिस्क रहता है, ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। ये मोस्ट एप्रोप्रिएट डिसीजन है फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो मॉडरेट रिस्क है वो आप अगर लेके चलेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हाई रिस्क में चले गए, बहुत सारा ये पैसा इन्वॉल्व कर दिया आपने फिक्स्ड एसेट परचेज करने में, और अगर सक्सेसफुल नहीं मिला तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और लो रिस्क से काम नहीं चलेगा। तो मॉडरेट रिस्क अप्लाई करो। तो जिस भी प्रोजेक्ट में मॉडरेट रिस्क हो उसको लो, उसको रन करो, उसको स्टार्ट करो। लास्ट एंड द फोर्थ डिसीजन फैक्टर इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए? देखो, हम लास्ट में ये चेक करते हैं, जब ये सारे 3 पॉइंट देख लिए तो हम लास्ट में ये चेक करते हैं कि हम जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं या हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ये हमें बहुत प्रॉफिट भी इससे हमें मिलेगा, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो प्रोजेक्ट रन करने के लिए क्या हमारे पास इतना कैपिटल है, क्या हमारे पास इतना मनी है, क्या हमारे लेबर इतने स्किल्ड हैं कि वो प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं ईजिली। ऐसे ही नहीं कि हमने डिसीजन लिया, हमें पता चला भाई ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और ये बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं हम इसमें, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उसे स्टार्ट करने के लिए, हमारे लेबर इतने स्किल्ड नहीं है, वो दूसरी तरह का काम कर रहे थे, अगर हम कोई दूसरे टाइप का प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, या हमारे पास थोड़ा कम कैपिटल है। तो हमेशा उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जो आपके रिसोर्सेज से टैली कर रहा हो, आपके रिसोर्सेज जिसको मीट कर रहे हो, वरना प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर लेंगे लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन? डिसाइडिंग कि हम फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करें या फिर करंट में। करंट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसे वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहेंगे, और फिक्स्ड में इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड एसेट में तो उसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहेंगे। और बहुत ध्यान से ये डिसीजन लेना होता है क्योंकि हम इसमें बहुत हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ईजिली ये डिसीजन रिवर्स नहीं हो पाता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लेते हैं। और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिस्क इन्वॉल्व एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन डिस्कस करेंगे।
सो बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय योरसेल्फ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू।